आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ राशि सैनी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। केंद्र सरकार ने बचाव अभियान में पूरी मदद की और प्रधानमंत्री ने समूचे अभियान पर निगरानी रखी। सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों को प्राथमिक उपचार के बाद एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली सौड़ लाया गया। सभी श्रमिकों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। मजदूरों के बाहर निकलने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद श्रमिकों का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मौके से ही ऐलान किया है कि बचाए गए सभी 41 श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि यहां पर मंदिर भी बनाया जाएगा। इसके अलावा अस्पताल में इलाज और घर जाने तक की पूरी व्यवस्था की जाएगी। समूचे बचाव अभियान के दौरान भोजन, पानी, दवाएं और ऑक्सीजन निरंतर श्रमिकों तक पहुंचाई गई। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने युद्ध स्तर पर समन्वय के साथ किया काम और फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग से सकुशल बाहर निकाले गए श्रमिकों से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के स्वास्थ्य और कुशलक्षेम की जानकारी ली और इनका हौसला भी बढ़ाया। वहीं बचाव अभियान के लिए श्रमवीरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर श्रमिकों को सुरंग से निकाले जाने के बाद उनके लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकाले जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रपति ने कहा कि बचाव प्रयास को बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण 17 दिनों से अधिक तक मजदूरों को पीड़ा सहनी पड़ी। यह मानव सहन शक्ति का एक प्रमाण है। राष्ट्रपति ने एक बेहद कठिन बचाव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बचाव दल और विशेषज्ञों के दृढ़ निश्चय और साहस की भी सराहना की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि यह देश के लिए बहुत अच्छी खबर है कि उत्तरकाशी में एक सुरंग में फंसे हमारे सभी 41 श्रमिक भाइयों को सुरक्षित और स्वस्थ बचा लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुरंग में इतने लंबे समय तक ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए राष्ट्र श्रमिकों के लिए साहस को सलाम करता है। उन सभी लोगों और एजेंसियों को मेरा हार्दिक आभार जिन्होंने हमारे साथी नागरिकों की जान बचाने के लिए अथक प्रयास किए। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तरकाशी के टनल में फंसे हमारे श्रमिक भाइयों को सकुशल निकालने के लिए हर संभव संसाधन उपलब्ध करवाने के साथ ही जिस व्यक्तिगत रूप से पूरे अभियान पर नजर बनाए रखी, वो उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सुरंग हादसे में फंसे सभी श्रमिक बंधुओं के सुरक्षित बाहर निकल आने के समाचार से मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई है। रक्षा मंत्री ने एक्स पर कहा कि इस अभियान पर पूरे देश की निगाह लगी हुई थी। इसकी सफलता से पूरे देश ने राहत की सांस ली है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उत्तराखंड के टनल से मजदूरों को सुरक्षित निकाले जाने पर खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के मार्गदर्शन में भारत की सभी एजेंसी, उत्तराखंड की सरकार और वहां के स्थानीय जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की है। इसके बाद ये सफलता मिली है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए अथक प्रयास करने वाले सभी लोगों का हृदय से आभार जताया। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि जिसकी भी हमें जरूरत पड़ी वह प्रधानमंत्री ने मुहैया करवाई। जितने साधन जुटाए गए हैं, इतने साधन किसी और ऑपरेशन के लिए नहीं जुटाए गए होंगे। वहीं एनडीआरएफ डीआईजी ने कहा कि फंसे हुए 41 श्रमिकों को बचाना अपने आप में एक चुनौती थी। अंतिम हस्तक्षेप एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का संयुक्त अभियान था। बचाव अभियान में कई एजेंसियां शामिल थीं। उचित समन्वय के कारण यह ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ।
पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे ने इस जीत का श्रेय पूरे भारत को दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का पूरा आशीर्वाद साथ रहा। सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को सफलतापूर्वक बचाए जाने के बाद बचाव अभियान में लगे एनडीआरएफ कर्मियों ने जश्न मनाया। असम के कोकराझार में उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में बचाए गए श्रमिकों में से एक श्रमिक रामप्रसाद नरजारी के परिवार के सदस्यों ने जश्न मनाया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में सुरंग से बचाए गए श्रमिकों में से एक श्रमिक के परिवार ने उनके सफलतापूर्वक बचाए जाने की सूचना मिलने के बाद जश्न मनाया। श्रमिकों की सुरक्षित वापसी पर विश्व भर से बधाइयों का तांता लगा। नॉर्वेजियन दूत से उत्तराखंड में फंसे श्रमिकों को बचाने की सराहना की। सुरक्षित निकाले गए श्रमिकों में से 2 श्रमिक उत्तराखंड राज्य के भी हैं। 17 दिन बाद सुरंग के बाहर आने की खुशी में इनके घर में दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने भी खुशी जताई है। उन्होंने बचाव दल के प्रत्येक सदस्य को सलाम किया और लिखा कि उन्होंने कमाल कर दिया। यह एक नया भारत है और हम सभी बहुत गर्व महसूस करते हैं। तेलंगाना में कल प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने लगाया जोर। 119 सीटों पर कल मतदान होगा। वहीं हैदराबाद में आज और कल बंद शिक्षण संस्थान रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में भाजपा की विशाल रैली को संबोधित करेंगे। ममता सरकार ने इस रैली की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन हाईकोर्ट से इसकी अनुमति मिल गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिसंबर तक महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। आज राष्ट्रपति स्कूली शिक्षा प्रणाली में योग का एकीकरण विचार को व्यक्त करना इस थीम पर आयोजित किए जाने वाले एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा आज शाम राष्ट्रपति खड़गवासला में राष्ट्रपति के सम्मान में रात्रि भोज में शामिल होंगे। कल राष्ट्रपति खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 145वें कोर्स की पासिंग आउट परेड की समीक्षा करेंगे। राष्ट्रपति आगामी 5वीं बटालियन की एक इमारत की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मेले के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नियुक्ति पत्र पाने वालों को विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना नया मतदाता पहचान पत्र प्राप्त हुआ है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को उनका नया मतदाता पहचान पत्र सौंपा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता देने की भी बात कही। रुचिरा कंबोज ने कहा कि इस मुद्दे का हल बातचीत से होना चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के उन सभी प्रयासों का स्वागत करने की बात कही जिनसे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव को कम किया जा सकता है। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म उत्सवों में शुमार भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 54वें संस्करण का कल समापन हो गया। गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में इफ्फी 2023 के 54वें सत्र का समापन यादगार रहा। इस मौके पर विश्व विख्यात अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। वहीं अब्बास अमीनी की फारसी भाषा की फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता। सरकार ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप चरण 3 के प्रतिबंध को हटा दिया है। यह फैसला समूचे एनसीआर क्षेत्र में हल्की वर्षा के कारण वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए किया गया है। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके समेत कई जगहों पर धुंध की परत छाई हुई है। राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर 284 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में है। प्रदूषित हवा से श्वास लेने में लोगों को परेशानी हो रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक को अपनी अनुषंगी कैनबैक फैक्टर्स लिमिटेड में हिस्सेदारी बेचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है। कैनरा बैंक ने शेयर बाजार को दी गई एक सूचना में कहा कि उसकी गैर सूचीबद्ध इकाई कैनबैक फैक्टर्स लिमिटेड में हिस्सेदारी बेचने के लिए उसे आरबीआई से स्वीकृति मिल गई है। फिलहाल उसके पास 70% हिस्सेदारी है।
एस्टर डीएम हेल्थ केयर कंपनी ने यह जानकारी दी है कि भारत और खाड़ी देशों में अपने कारोबार को अलग करेगी। एस्टर डीएम हेल्थ केयर ने कहा कि उसे भारत और जीसीसी के कारोबार को दो अलग और एकल संस्थाओं में अलग करने के लिए अपने निदेशक मंडल और अनुषंगी कंपनी एफिनिटी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड से मंजूरी मिल गई है। जेएसडब्ल्यू स्टील ने जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए लगभग 2.79 लाख रुपए के जुर्माने का भुगतान कर दिया है। जेएसडब्ल्यू स्टील ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के 22 जून 2023 के आदेश के बाद 31 जुलाई 2023 से जेआईएसपीएल का विलय कर दिया गया है। ड्रोन विनिर्माता गरुड़ एरोस्पेस ने नागर विमानन महानिदेशालय के माध्यम श्रेणी में ड्रोन के लिए सेकंड टाइप प्रमाण पत्र हासिल कर लिया है। गरुड़ एरोस्पेस कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अग्निश्वर जयप्रकाश ने कहा कि मध्यम श्रेणी के ड्रोन के लिए मिला यह प्रमाण पत्र गरुड़ एरोस्पेस को विकास और विस्तार की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। उद्योग विशेषज्ञों ने जानकारी दी कि देश का औषधि कारोबार वर्ष 2030 तक 130 अरब डॉलर से अधिक का हो सकता है। इसका कारण बाजार में बढ़ रहे अवसर और विदेशों में बढ़ती मांग है। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने कहा कि सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी पर रोक लगाने के मकसद से साइबर अपराध या वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल अब तक 70 लाख मोबाइल नंबर निलंबित कर दिए हैं। वित्तीय साइबर सुरक्षा और बढ़ते डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी से संबंधित मुद्दों पर एक बैठक के बाद जोशी ने कहा कि बैंकों को इस संबंध में व्यवस्था और प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए कहा गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रदेश के रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी कि रेरा से अपने आदेश की फिर से समीक्षा करने का आग्रह किया है। इस आदेश के लागू होने के बाद शहर में संपत्तियों का पंजीकरण रुक गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के मुद्दे को सुलझाने के लिए राजनिवास में मुख्य सचिव और मंडल आयुक्त के साथ दिल्ली रेरा के अध्यक्ष और सदस्यों से मुलाकात की। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत के पूर्व एमडी और को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर पर भारत पे के बारे में अनुचित पोस्ट साझा करने के लिए 2 लाख का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि 13,000 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता वाली 13 निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं अरुणाचल प्रदेश में लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाएंगी। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के 5वें दिन 12 बंधक को रिहा किया गया। इजराइल के सुरक्षा बल ने रेड क्रॉस के सामने उनकी रिहाई की पुष्टि की है। इजराइल ने भी 30 फिलिस्तीनी लोगों को अपनी कैद से मुक्त कर दिया। 12 बंधकों में 10 इजरायली नागरिक और 2 थाईलैंड के हैं। इजराइल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई के लिए समझौता हुआ है। समझौते के तहत इजराइल जेल में बंद फिलिस्तीनी लोगों को छोड़ेगा, जिसके बदले हमास इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। पेरू के हुआनकायो शहर में बिजली का तूफान आया और जोरों से ओले बरसे, जिससे सड़कें नदियों में बदल गईं। अग्निशामक और लोग बाढ़ वाले घरों और स्कूलों से पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार बाढ़ से 10 से अधिक घर प्रभावित हुए और 5 नष्ट हो गए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अफगान राजनयिक मिशन के प्रमुख को तलब किया और कथित तौर पर उनके देश में छिपे एक प्रमुख आतंकवादी हाफिज गुल बहादुर के प्रत्यर्पण की मांग की। सेना ने कहा कि रविवार को खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू इलाके में आत्मघाती हमले के लिए बहादुर का समूह जिम्मेदार था। हमले में 2 नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि सुरक्षा बलों के 3 जवानों सहित 10 अन्य व्यक्ति घायल हो गए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अज्ञात कार सवारों ने एक बस पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें एक कॉलेज की 2 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई, पुलिस ने जानकारी दी। प्राचीन यूनानी मूर्तियों एल्गिन मार्बल्स को वापस करने की मांग को लेकर उपजे विवाद के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने देश की यात्रा पर आए यूनान के अपने समकक्ष किरियाकोस मित्सोताकिस के साथ अपनी प्रस्तावित मुलाकात को कथित रूप से रद्द कर दिया है।
लंदन फॉर बिजनेस के भारतीय मूल के उप महापौर राजेश अग्रवाल ने आगामी आम चुनाव में लेस्टर से संसदीय चुनाव लड़ने पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजेश को हाल ही में लेस्टर ईस्टर्न निर्वाचन क्षेत्र से लेबर पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के मकसद से श्रीलंका ने भारत समेत 6 देशों के नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीजा की सुविधा देने की नीति लागू कर दी है। इससे भारतीय पर्यटकों श्रीलंका जाने वाला सबसे बड़ा समूह को तत्काल मुफ्त पर्यटक वीजा मिल सकेगा। आव्रजन एवं उत्प्रवासन विभाग ने घोषणा की है कि यह सुविधा अक्टूबर से भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के यात्रियों को मुफ्त में पर्यटक वीजा जारी करने के कैबिनेट के फैसले के बाद शुरू की गई है। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया गया है। यह दर्जा इमारतों, परियोजनाओं या डिजाइन्स को प्रदान किया जाता है। अंकोर वाट ने यह दर्जा इटली के पंपई को हराकर प्राप्त किया है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी हंगरी की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे T20 में भारत को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 222 रन बनाए थे। वहीं भारत द्वारा दिए गए 223 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी गेंद पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैक्सवेल ने 48 गेंदों में 104 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए आखिरी गेंद पर चौका जड़कर टीम को जीत दिलाई। तीसरे मैच में हार के बाद 5 मैचों की इस सीरीज में भारतीय टीम अभी भी 2-1 से आगे है। दोनों टीमों के बीच चौथा T20 1 दिसंबर को खेला जाएगा। तीसरे T20 मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने तूफानी शतकीय पारी खेलने में सफलता पाई। ऋतुराज ने 57 गेंद पर 123 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 13 चौके और 7 छक्के लगाए। एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली पैरा तीरंदाज शीतल देवी विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं। विश्व तीरंदाजी संघ ने कंपाउंड महिला ओपन एकल रैंकिंग में शीतल देवी को विश्व का नंबर 1 तीरंदाज बनाया है। हाल ही में शीतल देवी को एशिया की सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट भी चुना गया था। एशियाई पैरालंपिक समिति ने रियाद में उन्हें एशिया के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया था। शीतल के अलावा सरिता छठे, राकेश तीसरे स्थान पर है। कंपाउंड पुरुष में अभिषेक वर्मा तीसरे, ओजस देवतले चौथे, प्रथमेश जवाहर छठे स्थान पर है। महिला वर्ग में ज्योति सुरेखा चौथे, अदिति गोपीचंद 7वें स्थान पर है। पंजाब ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में पंजाब ने हरियाणा को हराने में सफलता पाई। पंजाब ने 13वीं बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारतीय टीम FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप में बुधवार को अपना पहला मुकाबला खेलने उतरेगी। युवा टीम इंडिया कनाडा के खिलाफ जीत के साथ अपने अभियान को सकारात्मक तरीके से शुरू करना चाहेगी। टूर्नामेंट में भारत को मुश्किल माने जा रहे पूल C में रखा गया है। इस पूल में भारत और कनाडा के अलावा जर्मनी और बेल्जियम की टीमें हैं। टूर्नामेंट में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2013 में तीसरा स्थान रहा है। डेविस कप में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद इटली के खेल प्रशंसक काफी खुश हैं। इटली के सभी अखबारों में डेविस कप जीत की खबर प्रमुख रही। इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 47 साल बाद डेविस कप अपने नाम किया था। शुक्रवार को यूएफए नेशंस लीग में स्पेन की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम का सामना इटली से होगा। स्पेन की टीम लीग ए ग्रुप 4 में शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर चल रहे स्वीडन से उनके 5 अंक ज्यादा हैं। चैंपियंस लीग में आज ग्रुप दौर के मुकाबले खेले जाने हैं। गत विजेता मैनचेस्टर सिटी का सामना घरेलू मैदान पर आरबी लाइप्जिग से होगा। मैन सिटी और लाइप्जिग ने पहले ही नॉकआउट दौर में स्थान बना लिया है। एक अन्य मुकाबले में ग्रुप F में फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के सामने इंग्लिश क्लब न्यूकैसल यूनाइटेड की चुनौती होगी। दोनों टीमें नॉकआउट दौर में स्थान बनाने के लिए इस मुकाबले को हर हाल में जीतना चाहिए। ग्रुप F में PSG 6 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है। न्यूकैसल 4 अंक के साथ ग्रुप में सबसे निचले पायदान पर है। न्यूकैसल ने ग्रुप दौर में ही PSG को 4-1 से हराने में सफलता पाई थी। एक अन्य मुकाबले में ग्रुप H में स्पेनिश क्लब बार्सिलोना का सामना FC पोर्तो से होगा। दोनों टीमों के ग्रुप दौर में 9 अंक हैं।
हालांकि बार्सिलोना ने गोल औसत के आधार पर पोर्तो को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान पर मौजूद है। प्रीमियर लीग में फुलहैम ने वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स को 3-2 के अंतर से हरा दिया। इस मुकाबले में पहले हाफ में 2 और दूसरे हाफ में 3 गोल हुए। अमेरिका कप की शुरुआत 30 नवंबर को होनी है। इससे पहले प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली टीमों के बीच एक अभ्यास रेस का आयोजन किया गया, जिसमें अलिंगी रेड बुल रेसिंग टीम को हार का सामना करना पड़ा। समीर वानखेड़े को आर्यन खान से जुड़े मामले में जबरन वसूली और रिश्वत लेने के आरोप में बॉम्बे हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े की अंतरिम सुरक्षा 10 जनवरी तक बढ़ा दी है। एक्टर प्रभास की अपकमिंग फिल्म सालार के रिलीज फैंस न सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेश में भी इंतजार कर रहे हैं। हैदराबाद के मल्ला रेड्डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एनिमल के प्री रिलीज में रणबीर और बॉबी ने अर्जुन वेली गाने पर किया दमदार डांस। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक मैं अटल हूँ फिल्म के सिनेमाघरों में आने की तारीख की घोषणा कर दी गई है। यह फिल्म अगले साल 19 जनवरी को रिलीज होगी। सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जोया अख्तर की आगामी फिल्म द आर्टिस्ट से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुहाना ने द आर्टिस्ट के गीत जब तुम ना थे के साथ गायन की भी शुरुआत की है। सुहाना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें कैप्शन में उन्होंने लिखा, मैंने अपना पहला गाना गाया। बॉलीवुड के दमदार एक्टर रणदीप हुड्डा की शादी में सिर्फ एक दिन बचे हैं। शादी से पहले रणदीप हुड्डा की होने वाली पत्नी संग मंदिर में दर्शन के दौरान तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं। सलमान खान की स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म टाइगर 3 ने दुनिया भर में 450 करोड़ रुपए की कमाई के साथ रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जवान में शाहरुख खान के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत के बाद नयनतारा अपनी आगामी फिल्म अन्नपूर्णानी द गॉडेस ऑफ फूड को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि अन्नपूर्णानी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। एक बार फिर अभिनेत्री अपनी नई फिल्म के साथ दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तैयार है, जहां वह एक महत्वाकांक्षी शेफ की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म निर्माताओं ने अब प्रशंसकों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है।